चलिए, राइट टू इंडेमनिटी, इसका एक प्रश्न ये है कि राइट टू इंडेमनिटी यानी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट एक अधिकार मिलता है श्योरिटी को, राइट टू इंडेमनिटी, या कह सकते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम आज होगा सेक्शन। तो अब देखिए, बहुत सीधी बात है, ये 145 में कहा गया है। 145 जरा जल्दी से पढ़िए, क्या लिखा है 145 implied promise to indemnify surety। implied होता है, लिखित नहीं है, लेकिन मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, तो बाद में अगर आपके अगेंस्ट, आपके डिफॉल्ट पे अगर मुझे भुगतान करना पड़ गया तो ये इम्प्लाइड है, विवक्षित है, अंडरस्टूड है कि मैं आपसे पैसा ले लूंगा, क्योंकि मेरा पैसा फ्री का नहीं है और मैंने आपकी जिम्मेदारी फ्री में नहीं ली है। फ्री तो ली है, लेकिन आपसे मैं वो पैसा वसूल सकता हूं। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर। इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है प्रिंसिपल डेटर के द्वारा, प्रॉमिस है भाई, टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी, कि मैं, मेरे किसी कार्य से अगर नुकसान होता है, इंडेमनिटी के तो उसमें चले जाइए सेक्शन में, मैं आपको वचन देता हूं, मेरे कहने पे आप मेरी गारंटी लीजिए और मेरे किसी आचरण द्वारा या किसी अन्य के आचरण द्वारा कोई नुकसान होगा तो मैं उसको भरपाई करूंगा। ठीक है, ये होता है आपका होता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लागू कर दीजिए ना, यहां पे एकदम सेट बैठेगा। प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी, श्योरिटी को इंडेमनिफाई करेगा, ऐसा इंप्लाइड मामला होता है। And the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sums which he has paid wrongfully। बस एक ही बात इसमें समझने की है, जितना सही भुगतान करना था अगर आपने उतना ही किया है एज अ गारंटर, तो आप उतना डेटर से ले सकते हो। अगर गलत आपने कुछ किया है जो राइटफुली नहीं था, सही उसको नहीं कहीं कहा जा सकता, तो वहां पे आप भुगतान नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखिए, एक आता है CR अबू बकर वर्सेस KP आयशू। CR अबू बकर की स्पेलिंग क्या लिखा है, BACKER, अबू बकर, CR अबू बकर वर्सेस KP आयशू। आयशू, इसमें कहा यह गया था कि अगर एक, मान लीजिए 1000 रुपए का मामला है और 700 रुपए इज पेड बाय प्रिंसिपल डेटर एंड यू हैव पेड ओनली 300, क्योंकि जो रिमेनिंग लायबिलिटी होगी वो आप पे आएगी, तो यू हैव पेड ओनली 300, देन यू हैव द राइट टू रिकवर दैट अमाउंट विच इज पेड बाय यू फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। आप उसको प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकते हैं विच इज पेड बाय यू। इसमें कहा गया था प्रिंसिपल डेटर पेड द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द डेट, द गारंटर हैड टू पे ओनली द बैलेंस अमाउंट, ही वाज अलाउड टू रिकवर द इंडेमनिटी। जो भी था उसको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा। एक केस इसमें और लिखना है, सुप्रीम लीजिंग, SUPREME, सुप्रीम लीजिंग वर्सेस लो, LOWCHUAN, हेनी, लो चुआन हेनी, ये उधर का है केस, कुआलालंपुर साइड का। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, the right enables the surety to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee। जो हमारे सेक्शन में कहा गया है वही यहां है कि अगर सही तरीके से किसी चीज का भुगतान श्योरिटी द्वारा क्रेडिटर को किया गया है, then he has right to recover that amount from principal debtor। इतना आपको याद करना है। मैं इसका जल्दी से आपको, अच्छा हाँ सुनिए, गड़बड़ हो गया, 140 में एक चीज मैं बताना भूल गया, लेकिन पहले इसको पढ़ी फिर उसको लास्ट में बता दूं।
145 ये हम किसमें पढ़ रहे हैं? राइट टू इंडेमनिटी, ये है 145 है, ठीक 145। अब इसमें देखिए जो श्योरिटीज सॉरी जो है इलस्ट्रेशंस, ठीक है, इलस्ट्रेशंस में ऐसे ही बताता हूं, आप समझिएगा। पहला जो इलस्ट्रेशन है राइटफुली पेड और राइटफुली नॉट पेड का जो मामला बता रहे हैं बार बार, या चुआन हेनी क्या नाम है इनका, तो इसमें जो है राइटफुली पेड की बात आती है। तो राइटफुली पेड मींस कि मान लीजिए आप राइटफुली पेड माने मान लीजिए आप एक श्योरिटी है, ठीक है, श्योरिटी होने के नाते ए श्योरिटी है, बी प्रिंसिपल नहीं सॉरी क्रेडिटर मान लीजिए, सी जो है ये डेटर है। अब बी को सी से पैसा लेना था, नहीं ले पाया, ठीक है, ए के ऊपर क्लेम करता है, ए के ऊपर क्लेम करता है। अब ए कहता है, ए श्योरिटी है, ए डिफेंड करता है इसको, ठीक है, ये डिफेंड करता है कि भाई ठीक है इतना ये पैसा हमने दिया या नहीं दिया, कुछ विवाद का अगर विषय है पढ़ ही देते हैं तभी आपको समझ में आएगा। B is indebted to C and A is surety. B is indebted to C, यानी C ऋणी है, ठीक है, B is indebted to C. A is surety for the debt. C demands payments from A and on his refusal sues him for the amount. अब ये श्योरिटी को सू करता है, पैसा देने की बात करता है, अगर श्योरिटी नहीं देता है तो वो सू करता है, तो क्या होगा? A defends suit having reasonable grounds for doing so. अब देखिए यहां पे बहुत अपना दिमाग नहीं लगाना है, केवल जो इसमें कहा गया उसको समझिए कि ए के ऊपर इसने सी डेटर था, डेटर ने मना कर दिया तो इसने कहा ए तुम पैसा दो, ए कहता है हम पैसा नहीं देंगे, और इसके कहने के पीछे इसके पास कुछ आधार हैं, ठीक है, तो ठीक है, ये कहता है हम सू करेंगे, कर दो, ये करता है डिपेंड करता है एंड ही हैज रीजनेबल ग्राउंड्स on which he was defending that suit. But होता क्या है लास्ट में, अब मुकदमा इसके खिलाफ जाता है and he has to pay, ठीक है, पे किया, पे जो भी उसका अमाउंट था पे किया। अब इसको यहां पे 145 में क्या पावर मिल जाती है कि जो इसने डिपेंड किया, डिपेंड में खर्चे लगे हुए वकील की, वकालत की फीस, कोर्ट फीस, ये वो ताम झाम दुनिया भर का होगा, तो जो अमाउंट है वो प्लस एक्सपेंसिव मेड इन डिपेंडिंग दैट सू, तो सू को रोकने में जो भी इसने खर्च किए होंगे प्लस जो मूल अमाउंट होगा, ओरिजिनल अमाउंट होगा डेट का, वो और ये दोनों मिला के ये क्या करेगा, ये कहेगा सी से इसी तुम ये भुगतान करो, तो सी को वो सारे खर्चे देने पड़ेंगे जो रीजनेबली किए गए हैं श्योरिटी के द्वारा। अब जस्ट इसके आगे वाले इलस्ट्रेशन में ये है कि यहां पे तो इसको डिपेंड करने का एक रीजनेबल ग्राउंड था, रीजनेबल ग्राउंड ही हैड, मतलब श्योरिटी हैड अ रीजनेबल ग्राउंड टू डिफेंड दैट सूट अगेंस्ट हिम फॉर पेइंग द पेमेंट, ठीक है था, लेकिन यहां पे जो दूसरा इलस्ट्रेशन है इसके पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, बस इतना ही अंतर है। और रीजनेबली अगर आपने कोई खर्च नहीं किया है तो वो आप नहीं पा सकेंगे। यहां इसके पास सेकंड इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, देख लीजिएगा, यहां पे इसके पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये जब डिपेंड करता है जो भी खर्चा वर्चा होता है, तो खर्चे वर्चे के बाद भी कहता है ठीक है इतना मैंने खर्च किया है, इतना दो, तो डेटर जो है वो कहेगा भैया जब आपको पता था मैंने गलत किया है तो आपको इतना ही देना चाहिए, आपने गलत क्यों डिपेंड किया, तो जो फालतू के खर्चे आपने कर लिए अपने को बचाने में, आई एम नॉट गोइंग टू पे ऑल दैट अमाउंट, ठीक है, ऑल दैट सम्स विल नॉट बी पेड बाय मी। तो यहां पे दोनों का अंतर ये आ गया। तीसरा मैं आपको बताता हूं, जो इलस्ट्रेशन तीसरा है वो क्या है, वो है मान लीजिए ए ने बी को, जल्दी से, ए है श्योरिटी, बी है क्रेडिटर, सी है डेटर। इन्होंने 2000 रुपए का माल इनको दिया था, ठीक है, 5000 रुपए मान लीजिए, वहां 2000 लिखा है, मैं 5000 करता हूं, ये 2000 ही लीजिए। 2000 का इन्होंने माल दिया, माल देने की संविदा हुई थी, नॉट इट वॉज डिलीवर्ड टू सी,
अब ये जो है ए वाज श्योरिटी, श्योरिटी फॉर अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज। श्योरिटी हो गया, ठीक है, 2000 तक का माल दे दो, मैं उसको श्योरिटी देता हूं कि तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब बी ने क्या किया, इनको 1500 का ही माल दिया, बी ने माल इनको 1500 का दिया, ये डिफॉल्ट कर जाते हैं और ए से वसूल लेता है कितना, 2000। माल दिया 1500 का, गारंटी 2000 की, तो 2000 ले लिया। गलत है ना, गलत है, टोटली गलत है। तो यहां पे क्या होगा, तुम 2000 नहीं 10,000 दे दो, मैं जितना माल लिया हूं, डेटर कहेगा मैंने जितना माल लिया है, जितने के लिए डिफॉल्ट में किया हूं, मेरी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतने तक की ही होगी। गॉट इट? भले ही अमाउंट कुछ भी हो श्योरिटी की, बट व्हाट एक्चुअली पेड टू डेटर विल बी रिकवर्ड बाय ए। इतना ही मामला है और कुछ नहीं। इसको आप इलस्ट्रेशन सी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको हम खत्म करते हुए जरा सा बात करेंगे अगेंस्ट डेटर का जो सब्रोगेशन वाला मामला है। सब्रोगेशन में एक चीज मैं भूल गया, नहीं बताऊंगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो श्योरिटी का राइट होता है वो बाद में मिले, यानी प्रत्यासन जो सब्रोगेशन का राइट है वो बाद में मिले, वो पहले भी मिल सकता है। सपोज दैट हमने पेमेंट नहीं किया है क्रेडिटर को, तभी मैं राइट टू सब्रोगेशन को यूज कर सकता हूं। कैसे राइट टू सब्रोगेशन को यूज कर सकता हूं, कैसे समझिए। मैंने उधार लिया आपसे, मैं अमित हूं, आप हैं जीशान, और मैंने आपसे उधार लिया और ये बने हैं हमारे, ये है क्रेडिटर, ये है डेटर, ये है श्योरिटी। मान लीजिए कोई अर्पित अभी आए हैं, अर्पित को मैंने बना दिया, क्या बना दिया, श्योरिटी। तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में अर्पित है। तो ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं अपना भुगतान जीशान से जो मैंने 15 लाख रुपए लिए हैं वो कर नहीं पाऊंगा, और मेरे पास 8 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 8 लाख की प्रॉपर्टी भी है, और 15 लाख तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो 15 लाख नहीं दूंगा तो मुझे तो ये डर है ना कि मैं इसको तो मना करूंगा। मान लीजिए जीशान इनको करेगा और अर्पित इसको पेमेंट कर देंगे, फिर अर्पित मेरा गला पकड़ेंगे, लो मैंने भुगतान किया, पैसा दो, कुछ नहीं, भागते भूत की लगोटी सही वाला मामला होगा, कहेंगे 8 लाख तुम दो, 8 लाख की प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, घोड़ा है, ये है, ये ठीक है। अब मेरी चालाकी क्या है कि मैं 8 लाख की जो मेरी प्रॉपर्टी है 1 बाय 1 मैं सेल आउट कर रहा हूं, ड्यू डेट आने के पहले ही सेल आउट करके फ्री हो, मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो उनका पैसा देना पड़ेगा ना, ये मेरे खिलाफ कोई मुकदमा लाके मेरी संपत्ति भी कुर्क करवा पाएंगे। भाई लीगली भी ये कुर्क करवा पाएगा ना, बिकॉज ही इज गारंटर। मुझे ये पता है, मैं ये 8 लाख की संपत्ति एक एक करके 50,000 बेच रहा हूं, मुझे पता लग जाता है, ये अर्पित को पता लग जाता है कि अमित जी गड़बड़ कर रहे हैं, मेरा पैसा फंस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट टू सब्रोगेशन तो आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर डिफॉल्ट आएगा, ये इसी हाल में जा सकते हैं कोर्ट के पास, कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और इनके मन में फ्रॉड है, कपट है, चोरी है, और ये मेरे को भी चूना लगा देंगे, इसलिए आप ऐसा करिए, एक स्टे ऑर्डर पास कर दीजिए, ठीक है। तो कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगा, ले जाओ, अगर वो कपट उसके मन में है और ऐसा वो फ्रॉड करना चाह रहे तो ले जाओ, अब वो उसको रोक दिया जाएगा। तो राइट टू सब्रोगेशन पहले मिल गया, राइट पहले ही मिल गया, बिफोर डिफॉल्ट, बिफोर ड्यू डेट मिल गया इस मामले में, ठीक है। तो इसमें ममता घोष वर्सेस यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, इसका मामला भी आप जान लीजिएगा, ममता घोष वर्सेस यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, कलकत्ता हाई कोर्ट का मामला था, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो कि उसमें बताना मिस हो गया, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा प्लीज, ठीक है।